कहानी की शुरुआत में हम एक वैन देखते हैं जिसमें कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था। ये जेल देश की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी। उन्हीं कैदियों में रिकी नाम का एक कैदी भी था जिसकी उम्र 21 साल थी और एक हत्या के मामले में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी। जब रिकी को गार्डों के सामने बुलाया गया तो वह उनकी बात सुने बिना सीधे मेटल डिटेक्टर के अंदर से गुजर गया। तुरंत मशीन तेज आवाज करने लगी। गार्डों को लगा कि उसके शरीर में जरूर कोई हथियार छिपा हुआ है। तलाशी लेने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो उसे एक्सरे के सामने ले जाया गया, लेकिन वहाँ जो दिखाई दिया उसे देखकर सभी हैरान रह गए। उसके सीने के अंदर अब भी 5 गोलियां फंसी हुई थीं। हैरान गार्डों ने उससे पूछा कि उसने इतने समय तक उन गोलियों को निकलवाया क्यों नहीं। रिकी का जवाब और भी अजीब था। उसने कहा कि ये गोलियां उसके अतीत की यादें हैं, इसलिए वह उन्हें अपने शरीर में ही रखना चाहता है। उसकी बातों से साफ पता चलता था कि रिकी कोई साधारण इंसान नहीं है। वह ऐसा व्यक्ति था जिसकी सहन शक्ति लगभग अविश्वसनीय थी। धीरे धीरे जेल की असली तस्वीर सामने आती है। पूरी जेल 4 अलग अलग ब्लॉकों में बंटी हुई थी और हर ब्लॉक पर कुछ प्रभावशाली कैदियों का कब्जा था, लेकिन सबसे ऊपर वार्डन था जिसकी एक बात ही वहाँ कानून मानी जाती थी और उसकी गैर मौजूदगी में सारी शक्ति असिस्टेंट वार्डन साइक्लोप्स के हाथों में चली जाती थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ कैदी एक बुजुर्ग कैदी का अपमान कर रहे थे। उसके बेटे के लिए उसने बहुत मेहनत से एक लकड़ी की खिलौना ट्रेन बनाई थी, लेकिन उन्होंने उसे पल भर में तोड़ दिया। आसपास मौजूद सभी कैदी यह सब देख रहे थे, फिर भी किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस बुजुर्ग के सामने सैमुअल खड़ा था जो जेल के कप्तान का सबसे वफादार और निर्दयी सहयोगी था। बुजुर्ग कैदी की रिहाई में केवल कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन सैमुअल ने उसे साफ कह दिया कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी इस जेल से बाहर नहीं जा सकता। अपमान और निराशा से भरा वह बुजुर्ग एक तेज धार वाले लकड़ी काटने के औजार को उठाकर सैमुअल पर झपट पड़ा, लेकिन उल्टा सैमुअल ने उसी औजार से उसके चेहरे को चीर दिया। चारों ओर उसकी दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। तभी गार्ड वहां पहुंचे, लेकिन अपराधी को सजा देने के बजाय उन्होंने पूरी घटना को नजरअंदाज कर दिया। सब कुछ खत्म करके जब सैमुअल वहां से निकल रहा था, तभी किसी ने चालाकी से उसका संतुलन बिगाड़ दिया। वह व्यक्ति रिकी था। इसका परिणाम बहुत भयानक हुआ। कुछ नुकीली कीलें उसकी आंख और चेहरे में घुस गईं। वह जान तो बचा लेता है, लेकिन उस घटना के बाद हमेशा के लिए अपनी एक आंख की रोशनी खो देता है। इस अपमान को वह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता था। बदला लेने के लिए वह रिकी को मारने का फैसला करता है। तभी उसके साथी उसे मैड ड्रैगन की याद दिलाते हैं, जो जेल का सबसे हिंसक और खतरनाक कैदी माना जाता था। एक समय उसने वार्डन के प्रिय घोड़े को भी खा लिया था, इसलिए उसे एक अलग सेल में बंद करके रखा गया था। अगले दिन सैमुअल गार्डों को रिश्वत देकर मैड ड्रैगन को रिहा करवाने का इंतजाम करता है ताकि वह रिकी की हत्या कर सके। दूसरी तरफ उस बुजुर्ग कैदी की किस्मत में और भी बड़ा दुर्भाग्य लिखा था। उसे बुलाकर बताया जाता है कि उसकी समय से पहले रिहाई की अर्जी रद्द कर दी गई है, यानी अब उसे अपनी पूरी सजा जेल में ही काटनी होगी। ये खबर सुनकर वह पूरी तरह टूट जाता है। वह बार बार विनती करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उल्टा उसे और भी अपमान और यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अचानक एक गहरी रात गार्डों को उसका लटका हुआ शव दिखाई देता है। यह खबर पल भर में पूरी जेल में फैल जाती है। कैदी आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि उसे किसी ने मारा नहीं, लेकिन इस निर्दयी व्यवस्था ने ही उसे मौत की ओर धकेल दिया। रिकी चुपचाप यह सब सुन रहा था। जब गार्ड शव को हटाकर ले जा रहे थे, तब वह आगे बढ़कर उनके सामने आ जाता है। वह शांत आवाज में कहता है, इस इंसान ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, कम से कम मरने के बाद उसे शांति से रहने दो। फिर वह उसके हाथों की जंजीरें खोल देता है और टूटी हुई खिलौना ट्रेन को दोबारा जोड़कर उसके शव के ऊपर रख देता है। इसके बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और लगातार अभ्यास करता रहता है, मानो इसी तरह वह अपने अंदर का सारा गुस्सा और दर्द बाहर निकाल रहा हो। वह समझ चुका था कि इस जेल में जिंदा रहना मतलब हर दिन एक नई लड़ाई लड़ना है, और जो लड़ नहीं पाएगा उसका अंजाम भी उस बुजुर्ग कैदी की तरह दर्दनाक होगा। अगले दिन जेल के नहाने वाले हिस्से में सभी कैदी अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी गार्ड अचानक सबको बाहर निकल जाने का आदेश देते हैं। कुछ ही पलों में वह विशाल जगह खाली हो जाती है और वहाँ केवल रिकी ही रह जाता है। माहौल असामान्य रूप से शांत हो गया था। तभी वहाँ भयानक योद्धा मैड ड्रैगन प्रवेश करता है। रिकी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह उसकी छाती पर पूरी ताकत से वार कर देता है। वार इतना जोरदार था कि रिकी कई फीट दूर जाकर गिर पड़ता है। शुरुआत में रिकी लड़ाई से बचना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ सैमुअल आता है और मैड ड्रैगन से रिकी को खत्म कर देने के लिए कहता है। तब रिकी भी खुद को रोक नहीं पाता। अगले ही पल वह पलटवार करते हुए मैड ड्रैगन के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसके पेट के अंदर की सारी चीजें बाहर निकल आती हैं। मैड ड्रैगन की इतनी भयानक मौत देखने के बाद भी सैमुअल एक लंबी कील लेकर रिकी पर हमला कर देता है। वह कील रिकी के हाथ में घुसा देता है, लेकिन रिकी उसी हालत में सैमुअल के हाथ की सारी उंगलियां तोड़ देता है। फिर वह उस कील को ऐसे निकाल फेंकता है मानो यह दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं हो। उसी समय वहाँ गार्ड आ जाते हैं और
रिकी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी नॉर्थ ब्लॉक का कैप्टन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह रिकी की ताकत देखकर उसे अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन रिकी कोई रुचि नहीं दिखाता और उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। मैड ड्रैगन के मुक्के की वजह से रिकी की छाती में फंसी गोलियों के कारण उसे असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन वह किसी तरह अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता रहता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस समय रिकी एक किशोर छात्र था। एक दिन जब वह अपने माता पिता की कब्र पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पहले से ही एक अजनबी व्यक्ति मौजूद है। बाद में पता चलता है कि वह आदमी वास्तव में रिकी का चाचा घोस्ट था। कई वर्षों से वह दूर से रिकी की जिंदगी पर नजर रख रहा था और उसकी असाधारण शक्तियों के बारे में भी सब कुछ जानता था। वही मुलाकात रिकी की जिंदगी का मोड़ बन जाती है। अपनी काबिलियत दिखाने के लिए रिकी कुछ कौशल का प्रदर्शन करता है, लेकिन उसके चाचा पर उनका कोई खास असर नहीं पड़ता, बल्कि एक ही पल में वह रिकी को समझा देता है कि असली ताकत की राह पर उसकी यात्रा अब भी बहुत लंबी है। तब रिकी उससे उसे सिखाने की विनती करता है। इसके बाद उसका चाचा उसे प्रशिक्षण देना शुरू कर देता है। वह उसे सिखाता है कि अपने मन और शरीर पर नियंत्रण कैसे पाया जाता है। धीरे धीरे रिकी इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वह अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थरों को भी आसानी से तोड़ सकता है। कहानी फिर वर्तमान समय में लौट आती है। सुबह गार्ड रिकी को असिस्टेंट वार्डन साइक्लोप्स के पास ले जाते हैं। उसकी विशाल मेज पर तरह तरह के खाने रखे हुए थे। साइक्लोप्स की एक आंख कृत्रिम थी और उसका एक हाथ कटा हुआ था, जिसकी जगह एक तेज धार वाला हुक लगा हुआ था। साइक्लोप्स एक गार्ड को रिकी की रिपोर्ट पढ़कर सुनाने का आदेश देता है। रिपोर्ट में लिखा था कि रिकी एक व्यक्ति की हत्या करके जेल आया था। उसके माता पिता की पहचान अज्ञात थी। वह 2 साल के लिए कहीं गायब हो गया था और वह बेहद खतरनाक था, इसलिए उसे हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर दीजिए। आगे और भी बहुत दिलचस्प वीडियो आने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद साइक्लोप्स रिकी से पूछता है, तुम ये 2 साल कहाँ थे? लेकिन रिकी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब साइक्लोप्स एक चिट्ठी और एक तस्वीर उसके सामने रखता है और कहता है कि किसी ने यह उसके लिए भेजी है। जैसे ही रिकी उस चिट्ठी को लेने जाता है, साइक्लोप्स अपने हुक वाले हाथ से उसके हाथ पर वार कर देता है। साथ ही वह तस्वीर को भी मरोड़कर खराब कर देता है। गुस्से में रिकी पूरी मेज को तोड़कर 2 टुकड़ों में कर देता है। साइक्लोप्स क्रोधित होकर उस पर गोली चला देता है, लेकिन रिकी खुद को उससे भी बचा लेता है। उस पल रिकी के पास बदला लेने का पूरा मौका था, लेकिन वह साइक्लोप्स को मारे बिना ही उसे धमकी देता है और वहां से चला जाता है। उस रात रिकी अपनी प्रेमिका की तस्वीर देखकर उनके साथ बिताए गए दिनों को याद करने लगा। इसके बाद वह एक बांसुरी निकालकर बजाने लगा। तभी एक गार्ड वहां आया और उसे बांसुरी बजाने से मना कर दिया। अगले दिन जेल के अंदर एक नया तनाव फैल गया। कुछ कैदियों ने एक कैदी को घेर रखा था। यह कैदी सैमुअल का आदमी था। बूढ़े आदमी की मौत के लिए दूसरे कैदी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वे उसे मारने के लिए हथियार उठा लेते हैं। कांपते हुए वह आदमी माफी मांगता है और वादा करता है कि वह फिर कभी विश्वासघात नहीं करेगा, लेकिन गुस्से में भरे कैदी उसे इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तभी वहाँ नारुमी आ जाता है। नारुमी कहता है, मेरी अनुमति के बिना यहाँ कोई किसी को नहीं मार सकता। हाथ में हथियार लिए एंड्रयू उसके इस फैसले का कड़ा विरोध करता है। वह कहता है, जब सैमुअल ने नियम तोड़ा था तब तुमने उसे छोड़ दिया और अब यह आदमी नियम तोड़ रहा है, इसे भी छोड़ रहे हो, तो फिर इन नियमों का मतलब क्या है? सबके सामने किया गया यह विरोध नारुमी के अहंकार को ठेस पहुंचाता है। नारुमी एंड्रयू के हाथ से हथियार छीनकर उसके चेहरे का आधा हिस्सा काट देता है। दूर से पूरी घटना साइक्लोप्स देख रहा था। इसके बाद वह नारुमी को अपने ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि रिकी की बहादुरी दूसरे कैदियों को भी प्रेरित कर रही है। अगर उसे हटा दिया जाए तो बाकी सब भी डर जाएंगे। एंड्रयू का इस्तेमाल करके रिकी को खत्म करना होगा। साइक्लोप्स उसे एक चाकू भी देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि नारुमी एक ऊंचे ढांचे पर बैठा हुआ है और एंड्रयू को भी उसी ढांचे से बांध कर रखा गया है। फिर वहाँ रिकी आता है और उसके पीछे पीछे बाकी कैदी भी पहुंच जाते हैं। नारुमी कहता है कि अगर एंड्रयू को बचाना है तो रिकी को उससे लड़कर जीतना होगा। लड़ाई की शुरुआत से ही नारुमी चालाकी का सहारा लेता है। अचानक वह रिकी की आंखों में पिसा हुआ कांच फेंक देता है, जिससे रिकी लगभग अंधा हो जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर नारुमी रिकी का दायां हाथ काट देता है और उसका हाथ बेकार हो जाता है। रिकी ठीक से लड़ भी नहीं पा रहा था। तभी सभी कैदी चिल्लाकर उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। तब रिकी एक पाइपलाइन तोड़ देता है और उसके पानी से अपनी आंखें साफ कर लेता है। इसके बाद रिकी नारुमी के सिर पर इतनी भयानक चोट करता है कि उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आती हैं। रिकी अपनी नसों को खींचकर खुद ही बांध लेता है। नारुमी खुद ही अपने पेट में चाकू घोंप देता है। जैसे ही रिकी उसके पास आता है, वह अपना पेट चीर कर अपनी आंतों से रिकी का गला लपेट लेता है। तब रिकी नारुमी को ऐसा घूंसा मारता है कि उसका सिर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। इसके बाद रिकी पूरे उस ढांचे को उखाड़ फेंकता है और एंड्रयू को नीचे उतारता है, लेकिन तब तक एंड्रयू मर चुका होता है। सभी कैदी मिलकर
मिलकर साइक्लोप्स को मारने के लिए उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ दूसरे ब्लॉकों के कप्तान पहुंच जाते हैं। टार्जन नाम का एक कैप्टन एक कैदी का सिर बुरी तरह फोड़ देता है। डर के मारे सभी कैदी रिकी के पीछे शरण लेने लगते हैं। वे रिकी से लड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वह अब किसी को मारना नहीं चाहता था। वह पहले ही बहुत से लोगों को मार चुका था और उसी का अपराध बोध उसे हर समय परेशान करता रहता था। रिकी एंड्रयू की लाश को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी साइक्लोप्स उसे नया कैप्टन बनने का प्रस्ताव देता है, लेकिन रिकी उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर नारुमी का एक अनुयायी सा अकेले एक जगह बैठा था। सा बोल नहीं सकता था। वह रिकी की तरह एक पत्ते से धुन बजाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वह सफल नहीं हो पाता। रिकी दूर से यह सब देख रहा था। फिर वह सा के पास आता है और उसे सिखाने लगता है कि वह धुन कैसे बजाई जाती है। तभी सा उसे दिखाता है कि किसी ने उसकी जीभ काट दी है। इसके बाद सा रोते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब रिकी उसे अपनी बांसुरी दे देता है। बांसुरी पाकर सा खुशी खुशी उसे बजाने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच बहुत खुश हो। फिर सा रिकी को कुछ पत्ते देता है। उन्हें देखकर रिकी हैरान हो जाता है और सा से पूछता है कि उसे ये पॉपी के पत्ते कहाँ मिले। तब सा जेल का एक अंधेरा और खतरनाक रहस्य उजागर करता है। दरअसल जेल के अंदर गुप्त रूप से नशीले पदार्थ बनाने के लिए पॉपी की खेती की जा रही थी और इसमें जेल के सभी प्रभावशाली लोग शामिल थे। दूर खड़ा ओंग चुन उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। वह बाकी लोगों से कहता है कि सा ने उनके साथ विश्वासघात किया है और अब वह रिकी के साथ मिल गया है। तब सब समझ जाते हैं कि रिकी अब ऐसा सच जान चुका है जो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए तीनों कैप्टन मिलकर एक गुप्त बैठक करते हैं और रिकी को खत्म करने की योजना बनाते हैं। इसके बाद जब सा वहां आता है तो उसे नारुमी की विकृत लाश दिखाई जाती है और रिकी को मारने का आदेश दिया जाता है, लेकिन सा इसके लिए तैयार नहीं होता। कुछ समय बाद जेल के मैदान में एक बुरी तरह विकृत लाश दिखाई देती है। उस लाश की पूरी चमड़ी उतार दी गई थी। उसे इतनी बेरहमी से मारा गया था कि यह दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तब तक सभी कैदी वहां इकट्ठा हो चुके थे। लाश को देखते ही सब समझ जाते हैं कि वह सा की लाश है। थोड़ी देर बाद रिकी भी वहां पहुंचता है और लाश के पास अपनी बांसुरी को पड़ा हुआ देखता है। एक और निर्दोष इंसान की मौत उसकी सहन शक्ति की आखिरी सीमा तोड़ देती है। वह फैसला करता है कि अब वह अन्याय के खिलाफ आखिर तक लड़ेगा। कुछ ही देर में पूरे जेल में फायर अलार्म बजने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ओंग चुन दौड़कर देखता है कि रिकी ने उनकी विशाल पॉपी फार्म में आग लगा दी है। वर्षों से खड़ा उनका अवैध साम्राज्य इस तरह खत्म होता देखकर ओंग चुन गुस्से से पागल हो जाता है। फिर वह रिकी की सबसे कमजोर जगह पर हमला करता है और उससे कहता है कि अब उसकी मौत तय है। तभी रिकी को चाचा भूत की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। इसके बाद वह धीरे धीरे उठकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर ओंग चुन हैरान रह जाता है। उसी समय एक और कैप्टन वहां आता है और अपने खास तरह के स्टील वायर से रिकी पर लगातार हमला करने लगता है। आखिरकार वह रिकी को बांध देता है। दूसरी तरफ गार्ड साइक्लोप्स को आकर खबर देते हैं कि वार्डन कल अपनी यात्रा से वापस लौटने वाला है। यह सुनते ही साइक्लोप्स बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि अगर वार्डन को इन सब घटनाओं के बारे में पता चल गया तो वह साइक्लोप्स को खत्म कर देगा। साइक्लोप्स गार्डों को आदेश देता है कि सभी कैदियों को तुरंत उनकी कोठरियों में बंद कर दिया जाए। यदि कोई भी कैदी सेल के बाहर दिखाई दे तो उसे गोली मार दी जाए। इधर ओंग चुन और दूसरा कैप्टन मिलकर रिकी को जिंदा जलाकर मारने के लिए ले जा रहे थे। तभी वहां टार्जन पहुंच जाता है और कहता है कि उसकी रिकी के साथ लड़ाई अभी बाकी है। रुकिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कीजिए। आगे भी ऐसे ही और ज्यादा दिलचस्प वीडियो आने वाले हैं, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही टार्जन रिकी को मारने वाला होता है तभी वहां अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। किसी तरह रिकी और टार्जन एक कमरे के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तभी एक नई मुसीबत उनके सामने आ खड़ी होती है। अचानक वह कमरा सीमेंट से भरने लगता है। तब रिकी किसी तरह लोहे का गेट तोड़कर बाहर निकल आता है और अपने साथ टार्जन को भी बाहर निकाल लेता है। रिकी बाहर निकलते ही सामने साइक्लोप्स को देखता है। अचानक उसके शरीर पर लगी सीमेंट सूख जाती है और वह मूर्ति की तरह कठोर होकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अगले दिन सभी गार्ड और साइक्लोप्स वार्डन के स्वागत के लिए लाइन में खड़े थे। कुछ देर बाद वार्डन अपने बेटे के साथ वहां आता है। आते ही वह अपनी नुकीली छड़ी एक कैदी की आंख में घुसा देता है और उसे अंधा कर देता है। इससे साफ पता चलता है कि यह वार्डन भी बेहद क्रूर स्वभाव का इंसान है। इसके बाद साइक्लोप्स वार्डन को जेल में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है, साथ ही पोपी फार्म जलाए जाने की बात भी बताता है। दूसरी ओर रिकी को जंजीरों से बांधकर एक सेल में कैद करके रखा गया था। तभी वहां वार्डन, साइक्लोप्स और वार्डन का बेटा आते हैं। उन्हें देखते ही रिकी अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को तोड़ देता है। वार्डन उससे बात करने के लिए सेल के पास आता है, लेकिन रिकी उसका गला पकड़ लेता है। तभी दीवार टूट जाती है और टार्जन वहां आ जाता है। वह रिकी को रोककर उसकी पिटाई करने लगता है, लेकिन रिकी भी एक ही घूंसे में टार्जन का हाथ और चेहरा बुरी तरह घायल कर देता है। उसके हर घूंसे से टार्जन का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त
क्षतिग्रस्त होने लगता है। अचानक ऊपर से एक विशाल पैनल नीचे आने लगता है। रिकी अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वार्डन 9000 वोल्ट का स्टन गन इस्तेमाल करके उसे जोरदार झटका देता है, जिससे वह फर्श पर गिर पड़ता है। जैसे ही पैनल उसके ऊपर गिरने वाला होता है, टार्जन फिर से खड़ा हो जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर रिकी जेल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह टार्जन से भी बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन तब तक पैनल पूरी तरह नीचे आ जाता है और टार्जन उसके नीचे दबकर मर जाता है। अचानक रिकी के नीचे की जमीन टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद एक खुले मैदान का दृश्य दिखाया जाता है, जहां रिकी के हाथ पैर बांधकर उसे एक गड्ढे में डाल दिया गया था। वार्डन सभी कैदियों को आदेश देता है कि वे उसके ऊपर मिट्टी डालें। जब कैदी ऐसा करने से मना करते हैं तो उन पर हमला किया जाता है। डर के कारण वे रिकी के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। वार्डन घोषणा करता है कि अगर जीवित दफनाए जाने के बाद भी रिकी बच गया तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। इसी दौरान एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ गुंडों से बचने के लिए रिकी की प्रेमिका आत्महत्या कर लेती है। बाद में रिकी उसी गुंडे की हत्या कर देता है और इसी कारण वह इस जेल में पहुंचा था। जब बाद में गड्ढा खोदा जाता है तो सभी देखते हैं कि रिकी सचमुच जिंदा है, लेकिन वार्डन उसे छोड़ने के बजाय उस पर और अत्याचार करने लगता है। वोंग चुन और एक अन्य कैप्टन भी उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं और फिर उसे वापस सेल में बंद कर देते हैं। आधी रात को एक कैदी चोरी छिपे रिकी के पास खाना लेकर आता है, लेकिन गार्डों का एक समर्थक उसे देख लेता है। ये बात साइक्लोप्स तक पहुंच जाती है। साइक्लोप्स उस कैदी को मारकर रिकी के सामने ले आता है। ये देखकर रिकी को बहुत दुख होता है। गुस्से में वह एक ही घूंसे से उस आदमी का सिर अलग कर देता है। इसके बाद सभी कैदी मिलकर साइक्लोप्स को भी मार डालते हैं। तभी वहां गार्ड पहुंच जाते हैं और पूरे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। फिर कहानी रसोई घर में पहुंचती है, जहां वार्डन सभी कैदियों का खाना आधा कर देता है। जब एक कैदी इस बारे में सवाल करता है तो वार्डन उसका हाथ मीट ग्राइंडर में डाल देता है। उसी समय रिकी वहां पहुंचता है और सभी कैदियों को वहां से निकल जाने के लिए कहता है। इसके बाद उसकी वोंग चुन के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब रिकी उसे मारने वाला होता है, लेकिन वोंग चुन उससे अपनी जान की भीख मांगता है। तब रिकी उसे छोड़ देता है। इसके बाद वार्डन रिकी को लड़ाई की चुनौती देता है। सभी लोगों के चले जाने के बाद वार्डन अचानक एक दानव का रूप धारण कर लेता है। रिकी उसके सामने टिक नहीं पाता। तभी उसे अपने चाचा की सिखाई हुई बात याद आती है, अगर दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो उसे ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना चाहिए। रिकी उसी सलाह का पालन करता है। वह दानव की कमजोर जगह पर हमला करता है और उसे उठाकर पास में मौजूद मीट ग्राइंडर के अंदर फेंक देता है। वार्डन के पूरे शरीर का मांस कीमे में बदल जाता है, केवल उसका सिर बचता है। रिकी उस सिर को अपने हाथ में उठाकर बाहर निकलता है। दूसरी तरफ गार्ड और कैदी आपस में लड़ रहे होते हैं। रिकी वहां पहुंचकर सबको बताता है कि वार्डन मर चुका है और अब वे सभी आजाद हैं। ये कहकर वह अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करता है और जेल की विशाल दीवार को तोड़ देता है। कुछ ही पलों में कैदियों के सामने आजादी का रास्ता खुल जाता है। इसके बाद रिकी उसी रास्ते से बाहर निकल जाता है। इसी के साथ रिकी की रोमांचक और एक्शन से भरपूर यात्रा समाप्त हो जाती है।